नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ये सीधे सीधे आदिवासी समुदाय के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़ा है। जी। 2 अक्टूबर 2025 को एक ग्राम सभा होने वाली है और हमारे पास डॉक्टर भाविन वसावा का एक लेख है जो बता रहा है कि ये कोई मामूली बैठक नहीं है। ये समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है अपने विकास की दिशा तय करने का, अपने संसाधनों को बचाने का। बिल्कुल। लेख का जो मूल विचार है वो यही है कि सालों से जो अनदेखी होती आई है उसके बाद अब वक्त आ गया है कि समुदाय खुद आगे आए, अपने हितों की रक्षा करें। हाँ, और ऐसा महसूस भी हो रहा है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मतलब किसी भी पार्टी के हों, वो शायद उतनी मजबूती से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं समुदाय की। जी, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं। और यहीं पर ग्राम सभा का रोल बहुत अहम हो जाता है। सही कहा। संविधान का अनुच्छेद 244(1) और खास तौर पर पेसा कानून, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, ये ग्राम सभा को बहुत शक्तियां देता है ना। हाँ, असाधारण शक्तियाँ देता है। ये समुदाय का सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार है, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो आज हम इसी पे बात करेंगे, कैसे इस हथियार का इस्तेमाल हो, खासकर जो विकास योजनाओं में कथित घपले हो रहे हैं, अवैध खनन की जो समस्या बढ़ रही है, और इनसे निपटने के लिए क्या प्रस्ताव लाए जा सकते हैं ग्राम सभा में। हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कानूनी ताकतें हैं, ये ज़मीन पर बदलाव कैसे ला सकती हैं। बस ज़रूरत है कि समुदाय जागरूक हो और साथ मिलकर काम करे। तो चलिए पहली चुनौती से शुरू करते हैं, विकास योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार। लेख में जिक्र है कि डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, हाँ, जो खनन वाले इलाकों के लिए फंड होता है। बिल्कुल वो फंड या फिर मनरेगा, नल से जल, सड़क, शौचालय वगैरह की योजनाएं अक्सर ग्राम सभा या सरपंच को पूरी तरह शामिल किए बिना ही सीधे ठेकेदारों को चली जाती हैं। और यहीं से मतलब पारदर्शिता की कमी शुरू हो जाती है। स्रोत में सीएजी की रिपोर्ट्स का भी हवाला है। लोगों के अपने अनुभव भी यही बताते हैं। अच्छा। हाँ, कि कई मामलों में जो प्रभारी मंत्री हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, वो मिलकर कथित तौर पर इन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर होता यह है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर पूरी हो जाती हैं, जमीन पर या तो काम होता नहीं या फिर बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है। और इसमें एक और बात जो परेशान करती है वो ये कि जब कभी जांच होती है या मामला खुलता है, हाँ, तो अक्सर जो स्थानीय सरपंच होते हैं या पंचायत के सदस्य, उन्हें ही बलि का बकरा बना दिया जाता है, जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाती है, सही कहा। जबकि असल फैसले तो ऊपर के लेवल पर हुए होते हैं। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। जब आप फैसला लेने की प्रक्रिया से ही स्थानीय लोगों को बाहर रखेंगे तो जवाबदेही कैसे तय होगी। इससे सरकारी पैसे की बर्बादी तो होती ही है, लोगों का भरोसा भी टूटता है, पंचायत पर से, ग्राम सभा पर से। तो साफ है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो समुदाय को किनारे रखकर चल रहा है। सही। अब दूसरी बड़ी समस्या पर आते हैं, अवैध खनन। स्रोत कहता है कि स्थिति काफी चिंताजनक है। बहुत ज्यादा। आरोप तो ये भी है कि जिन सरकारी विभागों और अफसरों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है, वो ही कथित तौर पर कुछ नेताओं के साथ मिलकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है, जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का। सरपंच, उप सरपंच या पंचायत सदस्यों पे दबाव बनाना या उन्हें फंसाने की कोशिश करना कि भाई तुमने टाइम पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अरे, और स्रोत में एक और चौंकाने वाली बात है, अब तो कुछ सरकारी विभाग बाकायदा लिख कर दे देते हैं कि फलां ग्राम सभा ने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए काम ठीक है। क्या मतलब? यानी अब लोगों की चुप्पी को ही उनकी सहमति मान लिया जाएगा? हाँ, कुछ ऐसा ही। मतलब अगर आप चुप हैं तो आप राजी हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है ग्राम सभा की संवैधानिक शक्ति, खासकर पेसा कानून के तहत जो मिली है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करना ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये उस समुदाय की आवाज का, उसकी चिंताओं और मांगों का एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होता है। कल को कोई कोर्ट केस होता है या प्रशासन से बात करनी होती है तो ये प्रस्ताव एक मजबूत सबूत बनता है। सही बात है। ये उस चुप्पी मतलब सहमति वाली सोच का सीधा जवाब है। बिल्कुल। तो इसी वजह से स्रोत 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में कुछ बहुत ज़रूरी और ठोस प्रस्ताव मतलब ठराव पास करने पर जोर दे रहा है। पहले खनन से जुड़े प्रस्ताव देखते हैं। जी। पहला, जितनी भी मौजूदा मिनरल लीज हैं उन सब का तुरंत और सही तरीके से सर्वे हो, बाउंड्री तय हो। दूसरा, खदानों में नियम के हिसाब से पिलर लगे और सही जगह पर साइन बोर्ड वगैरह हो। ये तो बेसिक चीजें हैं जो होनी ही चाहिए। नियम तो है पर पालन नहीं होता। तीसरा,
इलाके में जितना भी अवैध खनन चल रहा है उस पर फौरन रोक लगे। और चौथा प्रस्ताव जो मुझे लगता है सबसे अहम है, कोई भी नई खनिज लीज देनी हो, स्टॉकिस्ट लाइसेंस देना हो, स्टोन क्रशर लगाना हो या कोई भी इंडस्ट्री लगानी हो, उससे पहले ग्राम सभा की अनिवार्य पूर्व सहमति लेनी होगी। ये पूर्व सहमति बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हाँ, इसका मतलब क्या है ठीक से? देखिए, पैसा कानून के तहत पूर्व सहमति का मतलब सिर्फ राय लेना या बता देना नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ग्राम सभा से बाकायदा लिखित में मंजूरी लेनी होगी। अच्छा। अगर ग्राम सभा कहती है नहीं, तो वो प्रोजेक्ट वहां नहीं लग सकता। ये पावर बैलेंस को बदलता है, फैसला लेने की ताकत सीधे समुदाय के हाथ में देता है। वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी शक्ति है। जी हाँ, ये असली शक्ति है। खनन की बात तो हुई, लेकिन स्रोत ये भी कह रहा है कि सिर्फ सीधे खनन में ही दिक्कत नहीं है, बल्कि उसके नाम पर जो विकास का पैसा आता है उसमें भी घपले हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो फंड्स आते हैं, तो उसे रोकने के लिए क्या सुझाव है? उसके लिए भी खास प्रस्ताव सुझाए गए हैं। पहला, कि ये जो डीएमएफ, मनरेगा वगैरह की योजनाएं सीधे ठेकेदारों को देने का सिस्टम है, इसकी पूरी जांच हो। और भविष्य में ये सारे काम ग्राम सभा की सीधी निगरानी में हो, चाहे पंचायत के जरिए हो या किसी और एजेंसी या व्यक्ति के जरिए, पर निगरानी ग्राम सभा की हो। इससे पारदर्शिता आएगी। और दूसरा प्रस्ताव क्या है? दूसरा ये कि डीएमएफ, ग्रांट इन एड फंड और दूसरे जो विकास के पैसे आते हैं, उनका इस्तेमाल आदिवासी गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़क, पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए ही हो, और उसका पूरा हिसाब किताब पारदर्शी हो, जवाबदेह हो। ये तो सीधे भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट करने वाले प्रस्ताव हैं। बिल्कुल, ग्राम सभा की निगरानी और पारदर्शिता से ही ये पक्का हो सकेगा कि पैसा सही जगह लगे, काम अच्छा हो और उसका फायदा सच में समुदाय तक पहुंचे, किसी की जेब में न जाए। खासकर डीएमएफ फंड, वो तो है ही खनन प्रभावित लोगों के लिए। जी, उसका सही इस्तेमाल तो बहुत ही जरूरी है। इन प्रस्तावों के अलावा स्रोत में 11 मुख्य और निर्णायक मांगों का भी एक ड्राफ्ट दिया गया है। ये मांगे आदिवासी इलाकों के जल, जंगल, जमीन, खनिजों के शोषण को रोकने और समुदाय के लिए सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए हैं। हाँ, ये 11 मांगे एक तरह से समुदाय के अधिकारों का घोषणा पत्र जैसी हैं। इनमें समस्याएं भी हैं और उनके ठोस समाधान भी। एक पूरी स्ट्रेटेजी लगती है ये। हाँ, सभी 11 पर तो शायद हम विस्तार से बात न कर पाएं, लेकिन कुछ खास मांगों को देखते हैं। कई मांगे तो सीधे तौर पर मौजूदा कानूनों और कोर्ट के फैसलों को सख्ती से लागू करने की बात करती हैं, जैसे समता जजमेंट का पालन। हाँ, समता जजमेंट 1997 का वो ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उस पर जो गौण खनिज, माइनर मिनरल्स हैं, उन पर पहला हक स्थानीय आदिवासी समुदाय का है। अच्छा, तो मांग यही है कि खनन के पट्टे सिर्फ स्थानीय आदिवासियों या उनकी सहकारी समितियों को ही मिलने चाहिए। ये सीधे सीधे संसाधनों पर समुदाय का कंट्रोल स्थापित करता है। और इसी से जुड़ी एक और मांग है कि वो सारे खनन पट्टे, स्टॉकिस्ट, स्टोन क्रशर्स, सिलिका वॉशिंग प्लांट फौरन बंद हो जिनके पास ग्राम सभा की सहमति नहीं है, या फिर पर्यावरण मंजूरी नहीं है, या जीपीसी का एनओसी नहीं है। हाँ, गुजरात प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी, ये मांग बस यही कह रही है कि भाई कानून का पालन करो। जो इकाइयां बिना मंजूरी के चल रही हैं वो गैर कानूनी तो हैं ही, पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए भी खतरा है। कुछ मांगे संसाधनों पर समुदाय के अधिकार को फिर से स्थापित करने और जो गलत फैसले हो गए हैं उन्हें सुधारने की भी बात करती हैं। हाँ, जैसे एक मांग है कि जीएमडीसी आमोद में कोयला निकालते वक्त जो गौण खनिज निकल रहे हैं, सिलिका सैंड, बॉल क्ले वगैरह, उन्हें बेचने के लिए गैर आदिवासियों के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उसे रद्द किया जाए। क्यों? क्योंकि समता जजमेंट कहता है कि इन गौण खनिजों पर पहला हक स्थानीय आदिवासियों का है। तो ये एमओयू सीधे सीधे उस जजमेंट का उल्लंघन है। इसे सुधारने की मांग है। समझ गई। और एक मांग संविधान के अनुच्छेद 19(5) को सख्ती से लागू करने की भी है। हाँ, देखिए, अनुच्छेद 19 हमें कई मौलिक आज़ादियाँ देता है, कहीं भी आने जाने की, रहने की, कोई भी काम करने की। लेकिन इसी का क्लॉज 5 कहता है कि सरकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए इन आज़ादियों पर वाजिब रोक लगा सकती है। अच्छा, ये क्यों? ये इसलिए ताकि आदिवासी समुदायों की जो खास संस्कृति है, जमीन है, जीवन शैली है, उसे बाहरी दखलंदाजी और शोषण से बचाया जा सके। तो ये मांग इसी सुरक्षा कवच को मजबूती से लागू करने की बात करती है। ठीक है। और आखिर में कुछ मांगे समुदाय को सशक्त करने
और दोषियों की जवाबदेही तय करने पर जोर देती हैं। जैसे गांव-गांव में लोगों को पेसा कानून, समता जजमेंट और उनके बाकी संवैधानिक अधिकारों के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, जानकारी दी जाए। बिल्कुल, जागरूकता और क्षमता निर्माण तो सबसे जरूरी है। अधिकार पता होंगे तभी तो लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। सही। और साथ ही ये भी मांग है कि अवैध खनन में जो भी शामिल हैं, खदान मालिक हों, माफिया हों, अफसर हों, ठेकेदार हों, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और उनसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करवाई जाए। तो कुल मिलाकर ये मांगे अधिकारों की रक्षा, संसाधनों पर कंट्रोल और टिकाऊ विकास के लिए एक बहुत सोची समझी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी पेश करती हैं। स्रोत में इन मांगों और प्रस्तावों के साथ प्रशासन से एक अपील भी है, विनम्र अपील, कि इन गैर कानूनी कामों पर तुरंत रोक लगाएं और कार्रवाई करें, और इसके लिए 10 दिन का टाइम भी दिया है। हाँ, और ये भी साफ कहा है कि अगर 10 दिन में ठीक से कार्रवाई नहीं हुई तो फिर समुदाय गांधीवादी तरीके से, मतलब गांधी चढ़िया मार्ग से अपनी बात रखेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की होगी। मतलब मांगे शांति से ही रखी जाएंगी, लेकिन अगर प्रशासन ने नजरअंदाज किया तो फिर जो भी होगा उसके लिए समुदाय जिम्मेदार नहीं होगा। बिल्कुल, ये अपने आप में एक तरह से संवैधानिक अधिकारों, ग्राम सभा प्रस्ताव और लोकतांत्रिक विरोध के अहिंसक तरीकों, गांधीवादी मार्ग का मिला जुला इस्तेमाल है। दिखाता है कि समुदाय कितना सीरियस है अपनी मांगों को लेकर। लेख के आखिर में एक बहुत चुभता हुआ सवाल भी है, जो सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका पर है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या कभी किसी सांसद, विधायक या तालुका जिला पंचायत के अध्यक्ष या सदस्य ने, जिन्हें ग्राम सभा की बैठकों और एजेंडा की जानकारी पहले से होती है, क्या उन्होंने कभी खुद आगे आकर समुदाय को इन बैठकों के महत्व या उनके अधिकारों के बारे में बताया है? ये सवाल तो सीधे हमारे जनप्रतिनिधित्व की क्वालिटी और उनकी जवाबदेही पर उंगली उठाता है। अगर चुने हुए लोग ही अपने वोटरों को उनके सबसे शक्तिशाली संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं कर रहे हैं, तो ये सच में सोचने वाली बात है। स्रोत का संदेश तो एकदम साफ लगता है। अगर हमें अपने जीवन में, अपने गांव में अच्छा बदलाव लाना है, तो हमें खुद ही आगे आना होगा। दूसरों के भरोसे शायद अब काम नहीं चलने वाला। अंत में बात वही आ जाती है, असली ताकत लोगों की जागरूकता और उनकी एकता में ही है। पेसा जैसा मजबूत कानून हो या समता जैसा अहम फैसला, वो असरदार तभी होता है जब समुदाय उसे जाने और इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। जानकारी और एकजुटता ही असली हथियार है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि 2 अक्टूबर की ग्राम सभा सिर्फ एक बैठक नहीं है। ये आदिवासी समुदाय के लिए अपने अधिकारों को मजबूती से सामने रखने का एक बहुत बड़ा मौका है। स्रोत का आह्वान एकदम स्पष्ट है, इस ग्राम सभा में जरूर शामिल हों, इन गंभीर मुद्दों को उठाएं, जो प्रस्ताव सुझाए गए हैं उन्हें पास करवाएं, और सबसे जरूरी, जो प्रस्ताव पास हो उसकी एक कॉपी जरूर लें। ये आपकी आवाज और आपके अधिकारों का सबूत होगा। और अंत में एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूँगा सोचने के लिए, जो इसी स्रोत से निकलता है। हम ग्राम सभा और पेसा के जरिए स्थानीय नियंत्रण और समुदाय के सशक्तिकरण की बात तो कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब फैसले समुदाय के लेवल पर होंगे तो ये कैसे पक्का किया जाए कि खुद आदिवासी समुदाय के अंदर भी सबकी आवाज़ें, जैसे महिलाओं की या युवाओं की या जो और भी हाशिए पर समूह हो सकते हैं, उनकी बराबरी से सुनी जाएं और फैसलों में शामिल हों। मतलब बाहरी कंट्रोल हटे, ये ज़रूरी है, पर अंदरूनी लोकतंत्र और सबकी भागीदारी भी उतनी ही बड़ी और ज़रूरी चुनौती है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर यकीनन आगे भी सोचने और काम करने की ज़रूरत होगी। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, जो डॉक्टर भाविन वसावा के लेख पर आधारित थी, बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के काम आएगी।